हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सितंबर 2024 की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि विजन आईएएस की है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो अभी तक हमने इसके 3 मेजर टॉपिक यानी कि 3 लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था के को टॉपिक को कंप्लीट किया। आज हम जो टॉपिक हमारा जो शुरू करने जा रहे हैं, वो आता है हमारा सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है। इसके अंतर्गत टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके पहले के टॉपिक जितने भी हैं और साथ ही साथ जो जितने भी मंथ के मैगज़ीन हैं, उन सभी को आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ मंथ वाइज़ मैगज़ीन देख सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को जॉइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी। चलिए तो आज के टॉपिक के सब टॉपिक जान लेते हैं, कौन-कौन से फिर एक-एक करके टॉपिक के बारे में जानते हैं। जैसे आता है सुरक्षा, सुरक्षा के संदर्भ में आता है ड्रोन और आंतरिक सुरक्षा, वित्तीय कार्य और बल की पारंपरिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई। संक्षिप्त सुर्खियाँ जैसे कि सैन्य क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार पूर्वक उपयोग हेतु ब्लूप्रिंट ऑपरेशन चक्र थर्ड अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस अरिघात भारतीय नौसेना में शामिल हो गई और कम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल के बारे में। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके अंतर्गत हमारे ये टॉपिक आते हैं। चलिए तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सुरक्षा जो है एक तरीके से सुरक्षा के संदर्भ में ड्रोन और आंतरिक सुरक्षा के बारे में कि हाल ही में असम की राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मणिपुर में ड्रोन समृद्ध सिस्टम तैनात किए गए। इसका उद्देश्य जो है एक तरीके से इसका उद्देश्य विद्रोहियों के ड्रोन हमले को निपटना है। इसके बारे में आता है। इनसे संबंधित तथ्य जैसे कि मणिपुर में सशक्त आतंकी समूह इम्पैक्ट एक्सप्लोरेशन ये गिराने के लिए ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल करें जिन्हें अधिक ऊंचाई से बम गिराया जाता है और ऐसे हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा कवच में संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन संबंधी सिस्टम तैनात करते हैं। तो ये ड्रोनों के बारे में है, किस तरीके के इससे रिलेटेड है और जो इसमें सुरक्षा तैनात की जाती है उसके बारे में आता है। और हाल ही में जैसे कि मणिपुर के साथ ही जैसे कि पुलिस महानिदेशक ने उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन की गतिविधियों के विश्लेषण करने, उनसे जुड़े साक्ष्य एकत्र करने और निपटने के तरीके सुझाने के लिए 5 शीर्ष अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है। अब आता है कि ड्रोन प्रौद्योगिकी से संबंधित सुरक्षा संबंधी खतरे जैसे कि ड्रोन के हथियारों के रूप में उपयोग होना, सीमा पार तस्करी और अवैध व्यापार, महत्वपूर्ण संरचना में व्यवधान, निजता के उल्लंघन से जुड़ी समस्याएं। ड्रोन स्वार्म यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें बड़े ड्रोन समन्वित रूप से स्वतः कार्य करते और सुरक्षा तंत्र को खतरा पहुंचा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये ड्रोन प्रौद्योगिकी से संबंधित खतरों के बारे में आता है। अब आता है कि ड्रोन सुरक्षा प्रबंधन में ड्रोन की भूमिका जैसे कि सीमा सुरक्षा होना, जो कि बड़े क्षेत्रों की निगरानी कर सकते हैं। सीमाओं की निगरानी और टोही कार्यों में दक्षता को बढ़ावा देते हैं और यहाँ तक कि उन्हें दुर्गम क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं और इनकी इंसानी खुफिया तंत्र की तैनाती संभव नहीं होती है। और इसका उपयोग सैन्य लॉजिस्टिक की व्यवस्था करने और दुर्गम क्षेत्रों में दुश्मनों और उनकी अवसंरचनाओं पर घातक हमला करने के लिए भी किया जाता है। रियल टाइम में खुफिया जानकारी जुटाते हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध का साधन होता है। मानव युक्त विमानों का विकल्प देखने को मिलता है और कानून व्यवस्था बनाए रखना इसके अंतर्गत एक प्रमुख भूमिका होती है। ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए भारत के द्वारा कुछ पहले शुरू की गई हैं, जैसे कि काउंटर ड्रोन सिस्टम यानी कि डी4 सिस्टम, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के विकसित किया गया है या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसे निर्मित किया है। उड़ते ड्रोन यानी कि माइक्रो स्मॉल की रियल टाइम आधार पर पहचान करने, उनका पता लगाने, ट्रैक करने और निष्क्रिय करने में सक्षम होता है। एंटी रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी जिसे गृह मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया है, इसका उद्देश्य विरोधी गतिविधियों में ड्रोन के इस्तेमाल के निपटने के लिए उपलब्ध तकनीकों का अध्ययन करने और विदेशी विरोधी ड्रोन गतिविधियों के निपटने के लिए इस तकनीक की प्रभावशीलता को प्रमाणित करना है। यह एक तरीके से यूएवीज की गतिविधियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाता है। ड्रोन से विरोधी सिस्टम की तैनाती से रिलेटेड है। ड्रोन के खतरे से क्षेत्रों की विस्तृत मैपिंग की जाएगी, जिसके तहत आपका भारत-पाकिस्तान सीमा में संवेदनशील क्षेत्रों में वाहनों और कैमरों, सेंसर्स और इंफ्रारेड अलार्म से लैस अतिरिक्त विशेष निगरानी उपकरण तैनात किए जाएंगे, इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि ड्रोन नियम के बारे में जान लेते हैं कि ड्रोन नियम 2021 जो कि ड्रोन उड़ाने की मंजूरी के आधार पर भारतीय हवाई क्षेत्र में 3 क्षेत्रों ग्रीन, येलो, रेड में विभाजित करता है। रेड क्षेत्र जो है वह क्षेत्र होते हैं जो केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ उपाय जैसे कि आगे किराए में दे सकते हैं, जैसे कि सुझाव के तौर पर कि राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक कार्यवाही होना, आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा से संबंधित उपाय, जागरूकता का प्रसार होना, निजी क्षेत्र की भूमिका का होना, खतरे का आकलन और मजबूत कर सुरक्षा उपायों को अपनाना और ड्रोन उपयोग फ्रेमवर्क को मजबूत करना, जिसमें आपका लाइसेंसिंग, फ्लाइंग परमिट, मल्टी फैक्टर सत्यापन और ड्रोन संबंधित क्षेत्रों की पहचान करना इसके अंतर्गत आता है।
निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई प्रौद्योगिकियों के आने से ड्रोन प्रौद्योगिकी और अधिक आधुनिक होती जा रही है और ऐसे में भारत को सक्रिय और बहुआयामी अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जिसमें मजबूत बनावटी फ्रेमवर्क बनाना, काउंटर ड्रोन इंडस्ट्री में निवेश को बढ़ावा देना, अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के निपटने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट आता है कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की पारंपरिक मूल्यांकन रिपोर्ट 2024 के बारे में, कि हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल और धन शोधन रोधी आतंकवाद वित्तरोधी उपाय शीर्षक से भारत के लिए अपनी पारंपरिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट जो है एक तरीके से धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण सहित अवैध स्रोतों से अर्जित धन से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में देखा जाए तो यह रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने एफएटीएफ की संबंधी अनुशंसाओं के अनुरूप तकनीकी अनुपालन का उच्च स्तर प्राप्त किया है। रेगुलर फॉलो अप श्रेणी में रखा गया है, जो कि रेटिंग की सर्वोच्च श्रेणी है। उस श्रेणी में G20 के कुछ ऐसे सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली आते हैं। भारत ने वित्तीय समावेशन को अधिक प्रगति दी है और भारत ने बैंक खातों की आबादी का अनुपात दुगने से अधिक हो गया और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक उपयोग सुनिश्चित करेगा। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के बारे में, जिसकी स्थापना 1989 में की गई, इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली और व्यापक अर्थव्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण और परमाणु, रासायनिक, जैविक हथियारों के प्रसार हेतु वित्त पोषण के खतरों को बचाना है। वित्तीय क्षेत्र की कामकाज की पारदर्शी बनाया जा सकता है और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसका सचिवालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके सदस्य में एफएटीएफ ने सदस्यों की संख्या 40 और 38 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है और भारत 2010 से इसका सदस्य बना हुआ है। इसका कार्य तरीका जो है एक तरीका और ट्रेंड विकसित करना है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खतरों की पहचान करने, आकलन करने, उन्हें समझने में देशों की सहायता के तरीके और ट्रेंड को सूचित करता है। मानक निर्धारित करना, जिससे कि एफएटीएफ की अनुसंधानित संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को रोकने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयास सुनिश्चित करना है। कार्यान्वयन का आकलन देखने को मिलता है कि यह देशों की निगरानी करता है। यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफएटीएफ मानकों को पूर्ण और प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं। उच्च जोखिम वाले देशों में एफएटीएफ द्वारा कुछ वर्गीकरण किए गए हैं, जैसे कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्र देश या देश जिनमें अधिक कार्यवाही की उपेक्षा की जाती है। ब्लैक लिस्ट जैसे ऐसे क्षेत्र या क्षेत्राधिकार जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण, हथियारों के प्रसार में निपटने के प्रयासों में गंभीरता का अभाव देखने को मिलता है। वर्तमान में केवल 3 देश शामिल हैं, जैसे डेमोक्रेटिक पीपल्स और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार। अधिक निगरानी वाले क्षेत्र को ग्रे लिस्ट में शामिल होते हैं, जैसे कि वे देश जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण, हथियारों के प्रसार का वित्त पोषण से निपटने हेतु अपने गवर्नेंस के नीतित कर्मियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ के सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण आखिर क्या है, इसके बारे में, कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक तरीके से एक अवैध गतिविधि होती है, जो कि आपराधिक गतिविधियों में अर्जित धन के स्रोत को छिपाकर उसे वैध स्रोत से प्राप्त होने वाले जैसा दिखाया जाता है। ये गतिविधियां अपराधी को धन के स्रोतों के लिए किए गए इसके उपयोग के लिए मदद करती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कारणों के चरण के बारे में जानते हैं, जैसे कि आता है प्लेसमेंट एंड लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट जो है वह आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन को अन्य जगहों पर स्थानांतरित करना ताकि उसका स्रोत छुपाया जा सके। लेयरिंग मतलब कि धन के स्रोत को छुपाने के लिए कई लेन-देन करके उसके मूल स्रोत की पहचान और ट्रैकिंग मुश्किल करना होता है। बना देना, इंटीग्रेशन यानी कि अवैध गतिविधियों से अर्जित धन को इस तरह से वैध बनाना कि वह अपराधी को ईमानदारी से अर्जित और वैध धन के रूप में उपलब्ध हो सके। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमुख चरण होते हैं। आतंकवाद का वित्त पोषण, एक तरीके से आतंकवादी संगठनों तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को वित्त पोषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों के तरीके शामिल होते हैं। इसमें वैध स्रोतों जैसे व्यवसायों और चैरिटी से प्राप्त लाभ होते हैं और ये एक तरीके से आपराधिक स्रोतों जैसे कि नशीली दवाओं को व्यापार और हथियारों की तस्करी और प्रवृत्ति के उपकरण के दोनों में प्राप्त किया जाता है। आतंकवाद के वित्त पोषण के चरण जैसे कि धन जुटाना, दान, सेल्फ फंडिंग, आपराधिक गतिविधि, हस्तांतरित करने में, जैसे कि किसी आतंकवादी नेटवर्क को, किसी आतंकवादी संगठन को, किसी आतंकवादी सेल को धन का उपयोग करना, जैसे कि हथियार एवं हेतु उपकरण की खरीद, भर्ती और प्रशिक्षण का भुगतान, आतंकवादियों को रहने और खाने का खर्च उठाना होता है। रिपोर्ट में भारत में एमएल या टीएफ से संबंधित जताई गई चिंताएं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग की मुख्य स्रोत केस में साइबर आधारित धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, नशीली दवाओं की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियां शामिल हैं। सुरक्षा संबंधी खतरे जैसे कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट एंड अलकायदा जैसे जुड़े समूह जम्मू कश्मीर व उसके आसपास के क्षेत्र में सक्रिय है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत में क्षेत्रीय व विद्रोही समूह या वामपंथी चरमपंथी समूह शामिल है। कानूनी प्रणाली और कानून का लागू करने की समस्या, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित कई मामलों में न्यायालयों को चुनौती दी गई है, जिसमें 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने
ने मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की, तलाशी, जब्ती पर प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों का सही ठहराया। इसके बावजूद कई मामले भी लंबित हैं। 5 वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 28 मामलों में सजा दी गई है। निगरानी की कमी के बारे में किया डेजिग्नेटिव नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल क्षेत्र में या तो निगरानी की कमी है या निगरानी में अभी शुरू नहीं हुई है, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में। इस कानून के तहत लेनदेन को प्रतिबद्ध है बहुमूल्य धातुओं और जवाहरात के विक्रेताओं से जुड़े ML&TF जोखिमों को पर्याप्त रूप से कम नहीं किया जा सका है। पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन्स के बारे में, जो कि धन शोधन निवारण नियम वित्तीय क्षेत्र में विनियामकों जैसे RBI, SEBI, IRDAI, PFERDA द्वारा जारी दिशा निर्देशों में देश के राजनीतिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं। ये वे व्यक्ति होते हैं जो किसी प्रमुख पद, जिसमें राज्य या सरकार के प्रमुख वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी, न्यायिक और सैन्य अधिकारी होते हैं, इसमें आसीन होते हैं। इनके द्वारा अवैध धन शोधन या भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसे अपराध करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने की संभावना होती है। भारत में AML या CFT से संबंधित कानूनी फ्रेमवर्क या सरकारी एजेंसियां जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002, जिसका उद्देश्य धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को रोक लगाना है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों से शामिल संपत्ति को जब्त करना प्रावधान है। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, जिसका उद्देश्य गैर कानूनी गतिविधियों और आतंकवाद के वित्त पोषण सहित आतंकवाद की गतिविधियों को रोकना है। भारत की वित्तीय आसूचना एकक यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी जुटाना, उसे प्रोसेस करना और जुटाई गई जानकारी के विश्लेषण और प्रसार के लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करना है। प्रवर्तन निर्देशालय जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच, अभियोजन तथा देश भर में PMLA के तहत आपराधिक तरीके से अर्जित आय को जब्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। भारत में पहचाने गए जोखिम में लागू नीतियां जैसे कि नकदी आधारित आर्थिक गतिविधियों से जुड़े जोखिम, इसमें आता है कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, जो कि देश के प्रत्येक निवासी को विशिष्ट बायोमेट्रिक पहचान संख्या जारी की गई हो बिना किसी शुल्क के जीरो बैलेंस बैंक खाता खोलने की योजना चलाई जा रही है। आदर्श व्यापार आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें 2017 में वस्तु एवं सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें ई-चालान, ई-बिल, केंद्रीय स्तर पर डेटा की प्रोसेसिंग जैसे प्रावधान है। बैंक धोखाधड़ी से जुड़े जोखिम, जैसे कि सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री के पंजीकरण आसान किया गया है 2016 में। इसके अंतर्गत आता है कि लीगल्स पर्सन्स के दुरुपयोग से जुड़े जोखिम के 2017 में सेल कंपनियों का कार्यबल गठन किया गया है। इसने अवैध गतिविधियों में उपयोग की गई सेल कंपनियों की पहचान करने के लिए एक डेटाबेस संकलित किया है, और इस डेटाबेस के अनुसार कई सेल कंपनियों ने समान निर्देशक की नियुक्ति की है। नई प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिम, जैसे कि RBI ने 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसे नई जोखिमों पहलों को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक विभाग की स्थापना की है। ML&TF से निपटने के लिए एजेंसियों की क्षमता में सुधार की क्षमता करना है, जिसमें 2022 में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया या फिननेट सिस्टम की विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय खुफिया जानकारी जुटाना, इनका विश्लेषण करना, एजेंसियों के साथ साझा करना और इसमें कई डेटा स्रोतों के आधार पर अत्याधुनिक रिस्क स्कोरिंग का उपयोग किया जाता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसका जोखिम विश्लेषण करना, कानून में सुधार करना, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन की पहचान करना, निगरानी में सुधार करना, लीगल पर्सन और व्यवसायिक व्यवस्थाओं की निगरानी करना, आतंकवाद से वित्त पोषण की रोकथाम करना होता है। अब आते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की ओर, जिसमें आता है कि सैन्य क्षेत्र में AI के जिम्मेदार पूर्ण उपयोग हेतु ब्लूप्रिंट की रिस्पॉन्सिबल AI इन मिलिट्री डोमेन शिखर सम्मेलन 2024 दक्षिण कोरिया सियोल में आयोजित किया गया था। इसे मिलिट्री डोमेन यानी कि सैन्य क्षेत्र में AI की जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग को नियंत्रित करती है। कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी एक ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन की घोषणा है। यह एक तरीके से यह इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2023 में शुरू किया गया था। वह यह सैन्य क्षेत्र में AI की जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के तरीकों के सभी हितधारकों की एक वैश्विक चर्चा का मंच है। ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन की मुख्य विशेषताएं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर AI का प्रभाव, जो कि इसके तहत विकास और इस तरीके से तैनात या उपयोग किया जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थिरता बनी रहे, जिसमें कोई कमी ना आए। सैन्य क्षेत्र में AI की जिम्मेदार पूर्ण उपयोग का होना, जिसमें नैतिक और यह मानव केंद्रित होना चाहिए। साथ ही ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार लागू किया जाएगा और इसके अलावा कठोर परीक्षण, मूल्यांकन और प्रोटोकॉल पर संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। सैन्य क्षेत्र में AI की भावी गवर्नेंस, जो की चर्चा खुली और समावेशी तरीके से होनी चाहिए।
इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं ऑपरेशन चक्र थर्ड के बारे में कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र थर्ड के माध्यम से एक वर्चुअल संपत्ति और बुलियन समर्थित साइबर अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है। यह ऑपरेशन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो के साथ समन्वय में किया गया था। इस ऑपरेशन चक्र के बारे में बात की जाए तो इसकी शुरुआत सीबीआई द्वारा 2022 में की गई थी। इंटरपोल द्वारा सहायता प्राप्त एक वैश्विक कार्रवाई है। इसका उद्देश्य संगठित साइबर क्षमता, वित्तीय अपराध नेटवर्क से निपटने में उसे नष्ट करना है और 2023 में इसका चरण सेकंड और 2022 में चरण फर्स्ट शुरू किया गया था। अब आते हैं अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना में शामिल हुई है इसके बारे में कि इस अतिरिक्त पनडुब्बी के साथ भारतीय नौसेना के पास अब 2 एसएसबीएन शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक और न्यूक्लियर पनडुब्बियां आईएनएस अरिहंत और आईएनएस परिहात हो गई। भारत की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों में जिसमें विकास और उन्नत प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया गया रहा है और ये परियोजना भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को 2016 में शामिल किया गया। 2022 में इन पनडुब्बी को प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। यह 4 परमाणु सक्षम के 4 एसएलबीएमएस और के बाहर या के 15 एसएलबीएमएस से ले जा सकती है। भारत की पनडुब्बी क्षमताओं से जुड़ी चिंताएं जैसे चीन से चुनौती। चीन के पास वर्तमान 6 जिन क्लास एसएसपीएन के लिए इसमें प्रत्येक में 7200 किलोमीटर की रेंज वाली JL-2 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। भारत की K-15 और K-4 मिसाइलों की रेंज से काफी अधिक है। अन्य चिंताएं जैसे कि स्थायी तरीके से निवेश और निरंतर तकनीकी सुधार में कमी आई है। अब आता है कि भारत के लिए इन पनडुब्बियों का इंपोर्टेंस जैसे कि परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के संदर्भ में परमाणु त्रि को मजबूत मिलेगी। यह त्रि जो है वह भूमि आधारित इंटरलॉकिंग बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बियों से प्रक्षेपित होने वाली बैलिस्टिक में मिसाइल और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल हैं। यह विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक की क्षमता में भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के अनुरूप होती है। इसके सामरिक महत्व में यह पनडुब्बियां दक्षिण एशिया विशेष रूप से भारत के परमाणु सशक्त संपर्क पड़ोसियों के संदर्भ में सामरिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती हैं। कम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल जो कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से VLSRS AM पर उड़ान परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह जो परीक्षण है भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया है। यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च व्हीकल या मिसाइल है के बारे में जो कि भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी मौसम के लिए सक्षम मिसाइल है और यह ऊर्ध्वाधर रूप से लॉन्च की गई है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल को पूत पर तैनात करने वाली हथियार प्रणाली VLSRSAM है और यह स्कीमिंग करने वाले लक्ष्यों सहित सीमित दूरी के विभिन्न हवाई खतरों को निष्प्रभावी करती है। इसकी विशेषताएं स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी इसकी यह आदि है। इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो ये मिसाइल से रिलेटेड था। सुरक्षा से रिलेटेड आपका ये टॉपिक छोटा ही था जिसमें 5-6 टॉपिक ही थी। यहाँ पर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें। धन्यवाद।